ईश्वर के दरबार में मैं महात्मा हूँ कि मैं दुष्ट आदमी हूँ, वो तो कोई नहीं जान सकता है। मुझको भी बुरा पता नहीं चलेगा कि मेरे में दुष्टता कितनी भरी है या तो मेरे में साधुता कितनी भरी है। वो तो साधु हृदय है, दुष्ट हृदय वो जानने वाला तो राम जी पड़ा है, तो वो तो ऊपर पड़ा है, वो सबका सबको दिखता है, किसी कोई चीज उससे छुपी नहीं रह सकती। आज गांधी होते तो 155 वर्ष के होते। इतने लंबे वक्त तो जीना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जन के मन में गांधी आज भी जिंदा है। 30 जनवरी 1948 को शारीरिक प्रस्थान से गांधी का अंत नहीं हुआ। अपनी मौत के बाद भी सभी जीते हैं। हाँ, कोई कम और कोई ज्यादा जीता है। गांधी शारीरिक रूप से 125 वर्ष तक जीने की इच्छा रखते थे, लेकिन तात्कालिक हिंदुस्तान की हालत को देखते हुए 79 वर्ष की उम्र में उन्होंने कहा, मैं अब जिंदा रहकर क्या करूंगा, अब मैं और जीना नहीं चाहता। गांधी के मोहनदास से महात्मा बनने का सफर इतना आसान नहीं था। इस सफर को मात्र कुछ शब्दों में भी नहीं समेटा जा सकता। आइंस्टाइन का यह कथन काफी महत्वपूर्ण है जो उन्होंने महात्मा गांधी के लिए कहा था। आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेंगी कि इस धरती पर गांधी जैसा कोई 60 मास का शरीर का व्यक्ति भी जन्मा होगा। गांधी ने 2 दशक दक्षिण अफ्रीका में बिताए। वे गांधी को महात्मा बनने की राह पर ले गए। गांधी के व्यक्तित्व को उनके पारिवारिक संस्कारों ने जरूर गढ़ा था, लेकिन गांधी के मुखर व्यक्तित्व के निर्माण में दक्षिण अफ्रीका प्रवास का महत्वपूर्ण योगदान है। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के 21 वर्षों में गांधी का जीवन और विचार कई महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरे। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी को कई प्रकार के अपमानजनक अनुभव मिले। उन्होंने इस अपमान के विरुद्ध संघर्ष की राह का चुनाव किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका तथा भारत में संगठित प्रयास के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस, ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, हरिजन सेवा संघ जैसे संगठनों का निर्माण किया। अपने विचारों के प्रसार के लिए उन्होंने इंडियन ओपिनियन, ग्रीन पैम्पलेट, नवजीवन, जंग इंडिया, हरिजन जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए फिनिक्स आश्रम, टॉयस्टोन फॉर्म, साबरमती तथा सेवाग्राम जैसे महत्वपूर्ण आश्रमों की स्थापना की, जो कि स्वराज प्राप्ति में सहायक साबित हुए। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते समय गांधी के पास एक सुस्पष्ट कार्य पद्धति और भारत के पुनरुत्थान के लिए एक सुविचारिक कार्यक्रम था। चंपारण आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल में सफल नेतृत्व की बदौलत भारत आगमन के 4 साल के अंदर ही प्रभावशाली राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरे। एक हाथ से तो ताली नहीं बन सकती है, मुझको सब हाथ मिले तब बड़ी ताली में बजा सकता हूँ और तब मैं सारी दुनिया को हंसा सकता हूँ। और पीछे दुनिया क्या कहेगी कि अगर कोई मुल्क को आज़ाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आज़ादी के लिए मुल्क है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। ऐसा करने में आप लोग बहुत बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। सब के सब अपनी जगह पर अपना धर्म का पालन। उनकी नैतिकवादी भाषा, जटिल व्यक्तित्व, सुस्पष्ट दृष्टि, सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल, आचरण और असाधारण आत्मविश्वास ने देशवासियों को प्रभावित किया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन गांधी के प्रयोगों के माध्यम से भारतीय जनमानस का ब्रिटिश उपनिवेशवादी सत्ता के प्रति आक्रोश को अभिव्यक्त करने का माध्यम बना, जिससे स्वाधीनता की राह आसान हुई। गांधी को समझने के लिए उनके चिंतन को समझना बहुत जरूरी है। उनका चिंतन बहुआयामी है। इसका मुख्य कारण गांधी बहुत सारे विचारों से प्रभावित थे और अनुभव के आधार पर उनमें स्वीकार गांधी का भाव धर्म के विभिन्न ग्रंथों से मुख्य रूप से प्रभावित थे, जिसमें गीता और रामायण थे।
अहिंसा और शांति का विचार उन्होंने बौद्ध धर्म से लिया और सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य का विचार उन्होंने जैन धर्म से स्वीकार किया। इस्लाम की बंधुता और ईसाइयत का दया भाव उनको प्रभावित करता था। इसके अतिरिक्त गांधी टॉल्स्टॉय, थोरो और रस्किन के विचारों से भी प्रभावित थे। उनका मानना था कि उन्होंने सत्य की अपनी खोज में अहिंसा को प्राप्त किया है। वे कहते हैं, मेरे लिए अहिंसा का स्थान स्वराज से पहले है। गांधी के लिए सत्य कोई अंतिम दाव नहीं था, सत्य उनके लिए प्रयोग का विषय था। उनका मानना था सत्य अपने अपने अनुभव और विवेक की प्रयोगशाला में स्वयं को परखने की चीज है। वे कहते हैं, मेरे लिए निरंतर अनुभव ने यह विश्वास दिलाया है कि सत्य से अलग कोई ईश्वर नहीं है। गांधी के लिए सत्याग्रह स्वराज प्राप्ति का साधन है, जिसके लिए वे असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसी नैतिक दबाव वाली तकनीकों का प्रयोग करते थे। गांधी के लिए स्वराज प्राप्ति का अर्थ सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक स्वाधीनता है। मैं ऐसे भारत निर्माण का प्रयत्न करूंगा जिसमें निर्धन से निर्धन मनुष्य में यह भाव और यह अनुभव हो कि यह मेरा अपना देश है और इसके निर्माण में मेरा पूरा अपना हाथ है। गांधी औद्योगिकरण का विरोध करते हुए आत्मनिर्भरता हेतु स्वदेशी पर बल देते हैं। औद्योगिक सभ्यता के इस दौर में गांधी का स्वदेशी से संबंधित विचार देश के आर्थिक निर्माण का मार्गदर्शक सिद्धांत है। सर्वोदय का अर्थ है सबका उदय। यह एक प्रकार से गांधीवादी समाजवाद है। सर्वोदय ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाने वाला रास्ता है। समाज की बुनियाद इकाइयों और संरचनाओं से इसकी शुरुआत होती है। गांधी ने सभी वर्गों, मुख्य रूप से अछूतों, महिलाओं, कामगारों एवं किसानों के उत्थान के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों का संचालन किया। गांधी 20वीं सदी के सबसे सार्थक, सक्रिय और सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्तित्व रहे। आज 21वीं सदी के 2 दशक बाद भी गांधी और उनके विचार संपूर्ण विश्व के लिए जरूरी प्रतीत होते हैं। वैश्वीकृत समकालिक आधुनिक भौतिकवादी समाज में जहां असंतोष, अवसाद, असमानता और असंवेदनशीलता जैसी समस्याएं हावी हैं,